नेता वर्षों में बनता है, और नेता वो होता है जिसके पीछे कुछ लोग हों, जिसके पीछे पब्लिक हो, जिसके पीछे समाज के लोग हों। आज स्थिति यह है कि बदले की भावना से काम हो रहा है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक गिरने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल भेड़ चाल चल रही है, बीजेपी ज्वाइन करिए, जिसको देखो बीजेपी का झंडा लगा के चल रहा है, जिसको देखो कहता है चलो बीजेपी ज्वाइन। देखिए पहली बात तो शक्तिमान घोड़े ने कोई सरकार नहीं गिराई। बीजेपी की पूरी सरकार, केंद्र सरकार ने हरीश रावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम किया। विधानसभा भर्ती घोटाला जो हुआ, जिसमें लोगों को बैकडोर से एंट्री कराई गई, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को एंट्री कराई गई। जितने भी नकल कराने वाले लोग थे वो सारे भाजपा के नेता थे। जितने भी घोटालों में आए सारे भाजपा के नेताओं का नाम आया। पलायन रोक दें, पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग अध्यक्ष पौड़ी में बना, कुछ समय बाद उन्होंने खुद पलायन कर लिया, उन्होंने देहरादून में अपना कार्यालय खोल लिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष इसके आधार स्तंभ हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो खास अहमियत है वो है जनता का, जनता के लिए शासक। दोस्तों, आप देखते हैं कि पहले देश बहुत बड़ा देश होता है, लेकिन देश के बीच में राज्य होते हैं और राज्य के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी जो जनता को लेकर, जनता की आवाज को उठाता है, और उसमें जो अहमियत जो रहती है वो रहती है विपक्ष की भूमिका। शासन, सत्ता और सियासत में विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बीच में एक खूबसूरत शहर है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि देवनगरी के रूप में भी जाना जाता है, योगा कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। और ऋषिकेश में एक मौजूद है हमारे साथ, एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं जिनका परिचय देते समय हम भी दोहराव में पड़ जाते हैं कि आखिर हम उनका परिचय आपके बीच में किस रूप में करें। वे एक समाज सेवी भी है, राजनीतिज्ञ भी है, और जनता की बात को और जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। और आप एक ऐसे कार्य करते हैं जो हर व्यक्ति की सेवा करते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। आज डीडी न्यूज के राजनीतिक गलियारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री जयेंद्र अमोला जी। सर, आपका डीडी न्यूज पे स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफर रहा है, आपने, क्योंकि एक युवा अवस्था वो होती है जो एक नौकरी की तरफ जाती है और चाहती है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करके राजनीति को न अपनाकर मैं कोई ऐसी नौकरी अपनाऊं जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण करूं। लेकिन आपने राजनीति को धर्म समझते हुए, राजनीति की दिशा को देखते हुए आपने इस क्षेत्र को चुना है। आपका जो सफर रहा है उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सरवण जी, आपका और आपके न्यूज चैनल का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को अपने इंटरव्यू के लिए चुना। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से आपने पूछा कि राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना, और मेरे पूरे परिवार में, मेरे से पूर्व और अभी तक, आगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरे से पहले कोई भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में नहीं रहा। और मेरे पिताजी जब छोटे थे तो वो गांव से ऋषिकेश की तरफ आ गए थे नौकरी के लिए। उन्होंने जैसे तैसे करके यहाँ पर हम लोगों को भरण पोषण करके हम लोगों को यहाँ पर सेटल्ड किया, और हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कराई। हम चारों भाइयों की, और मेरी एक बहन भी है, हम 5 लोग हैं। हम सब लोगों ने यहाँ पर ऋषिकेश आए। ऋषिकेश में आकर पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मैं डिग्री कॉलेज पहुंचा तो एक तमन्ना शुरू से रहती थी। नौकरी करने की कभी तमन्ना नहीं थी कि नौकरी करूंगा या नहीं। ये था कि कुछ ना कुछ अलग सा करना है, हट के करना है थोड़ा सा। तो मन में ये था कि कुछ हट के करना है। तो फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में जाते जाते लोगों के साथ में देखा, कॉलेज की राजनीति को देखा, कॉलेज के उसमें देखा, तो मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा और कॉलेज का अध्यक्ष बना। तो वहां से मेरी पहली जो सीढ़ी थी, राजनीतिक सीढ़ी, वो शुरुआत हुई। फिर मैं लगातार इसमें एक संगठन से, क्योंकि मेरा परिवार पूर्व में ही कांग्रेस से जुड़ा था, और उस समय कांग्रेसी पार्टी होती थी और कोई पार्टी थी भी नहीं, और कांग्रेस ने देश के लिए, आज़ादी के लिए काम किया था, इसलिए सब लोग कांग्रेस से जुड़े थे, पूरा देश कांग्रेस के साथ में था। तो कांग्रेस से जुड़ा था मैं, कांग्रेस के संगठन एनएसयूआई से छात्र संगठन का चुनाव लड़ा और छात्र संघ अध्यक्ष बना। अध्यक्ष बनने के बाद लगातार तमाम पदों पे रहकर आज आपके बीच में हूँ यहाँ पर, और सेवा कर रहा हूँ लोगों की। सर, आपने जो राजनीति की है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से आप राजनीति में रहे हैं,
उस समय की राजनीति और वर्तमान राजनीति की स्थिति आप देख रहे हैं इस समय, तो आपको क्या कुछ परिवर्तन दिखाई देता है या फिर कुछ बदलाव दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि जो राजनीति की दिशा और दशा है किस तरफ जा रही है? आप कुछ देखिए, बिल्कुल आप बहुत स्पष्ट है, और ये पुराने लोग भी जान रहे हैं, नए लोग भी जान रहे हैं कि पूर्व में जब राजनीति होती थी, एक स्वस्थ राजनीति होती थी। बदले की भावना से कोई काम नहीं होता था, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं होता था, और और तो और विपक्ष की भूमिका एक अपने आप में जो पक्ष के लोग होते थे वो विपक्ष को एक सम्मानित तरीके से विपक्ष की भूमिकाओं को सम्मान देते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि बदले की भावना से काम हो रहा है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी स्तर तक गिरने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी को किसी पे अनर्गल आरोप लगाकर किसी तरह से फंसाने का काम कर रहे हैं, चाहे किसी को किसी तरह से परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल की राजनीति में स्थिति क्या है, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, चाहे उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार को अस्थिर करने की बात हो, और गोवा में सरकार गिराने का मामला हो। तमाम इस तरह के कई मामले हैं कि जो पूर्व में ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि जो सरकार बन गई वो विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही सम्मान करते हुए और उनको अपने कार्य मंत्रालय में, सलाह मंत्रालय में भी साथ में रखते थे। लेकिन आज राजनीतिक का परिवेश भाजपा सरकार के आते ही 2014 के बाद जो बदलना शुरू हुआ वो अपने आप में दुखद भी है और चिंताजनक भी है कि भविष्य में इस तरह की अगर राजनीति चलेगी, इस तरह के कार्य चलेंगे तो किस तरह से देश में आगे लोग आगे आने का काम करेंगे, राजनीति में आगे आने का काम करेंगे, या फिर समाज सेवा में आगे आने का काम करेंगे, किस तरह से आएंगे? सर, एक प्रश्न ये भी है कि प्रदेश में एक छोटा सा प्रदेश जहां कुल 16,000 गांव हैं, वहां लगभग 200-500 से ज्यादा नेता पैदा हो चुके हैं। इस छोटे से प्रदेश में जो ये राजनीतिक अस्थिरता आई है, क्या लगता है आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो 5 साल चल पाई है, और लोकतंत्र की जो दिशा और लोकतंत्र की जो एक समय अवधि होती है वो 5 साल के लिए होती है। लेकिन ये इस राज्य का दुर्भाग्य रहा है कि नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा कोई भी सरकार 5 साल अपना कार्यकाल नहीं खींच पाई। इस राजनीति के पीछे क्या मंशा रही है और क्या आप इसके कारण समझते हैं? देखिए, तिवारी जी अपने आप में एक हिमालय पुत्र थे और अपने आप में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। जो यूपी जैसे प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हों, और फिर उत्तराखंड का सौभाग्य था, तिवारी जी का नहीं, उत्तराखंड का सौभाग्य था कि तिवारी जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले, और जो उन्होंने आज जिस स्थिति में उन्होंने आज उस जमाने में उत्तराखंड को खड़ा किया था, आज उसको ही बचाने का काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था कि बहुत सारे नेता हो गए, मैं नेता नहीं मानता हूं। नेता वर्षों में बनता है, नेता वर्षों में बनता है, और नेता वो होता है जिसके पीछे कुछ लोग हों, जिसके पीछे पब्लिक हो, जिसके पीछे समाज के लोग हों, वो नेता होता है। तो मेरा मानना यह है कि नेता वर्षों में बनता है। जनप्रतिनिधि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बन सकता है, लेकिन नेता वर्षों में बनते हैं। और जो इस तरह के जो आपका कहना है कि 200-300 लोग इतने गांव में नेता हो गए, तो ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा को लेते हुए, आपने देखा होगा ना आजकल भेड़ चाल चल रही है, बीजेपी ज्वाइन करिए, जिसको देखो बीजेपी का झंडा लगा के चल रहा है, जिसको देखो कहता है चलो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं चल के। लेकिन जिसका आत्मसम्मान आज भी जीवित है, और जिसको अपने प्रदेश की चिंता है, जिसको युवाओं की चिंता है, जिसको रोजगार की चिंता है, जिसको महंगाई की चिंता है, जिसको अपने क्षेत्र की भूमि की चिंता है, जिसको अपने प्रदेश की बेटी की चिंता है, वो इस सरकार के लोगों से अपनी दूरी बनाए बैठा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के कृत्य में सम्मिलित हैं, उनका जमीर समाप्त हो गया है। उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय धुरी से जुड़ा हुआ है। आपको पता है सर कि उसको केंद्र के हर नेता की हिस्ट्री पता है, कि आप देखेंगे कि राहुल गांधी की हिस्ट्री उनको पता है कि क्या है, और आप देखेंगे मोदी की हिस्ट्री, उनको मुलायम सिंह की हिस्ट्री भी पता है। आप उत्तराखंड के ठेठ गांव में जाएंगे तो उसको राजनीति के हर स्तर का पता है। किंतु आज उत्तराखंड का जो व्यक्ति है राष्ट्रीय धुरी से जुड़ा है। उत्तराखंड की जो आयाराम गयाराम वाली स्थिति है, जो आपके एक शक्तिमान घोड़े ने हरीश रावत जी की सरकार को जो गिराया है उस समय, आप उसके पीछे क्या कारण मानते हैं सर? जो आपके जो 8 नेता 9 नेता जब आप बीजेपी में शामिल हुए थे, तो क्या कारण है सर कि अपनी पार्टी से उनको खुद बगावत करनी पड़ी और किसी दूसरी पार्टी में चले गए? उसके पीछे देखिए,
पहली बात तो शक्तिमान गौड़े ने कोई सरकार नहीं गिराई। बीजेपी की पूरी सरकार, केंद्र सरकार ने हरीश रावत जी की सरकार को अस्थिर करने का काम किया, और कुछ लोग हमारे बीच में से जाके बीजेपी में जाके मिल गए, उनमें से काफी लोग हमारे साथ वापस आ भी गए। उस समय की स्थितियां क्या रही, अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं रही, या कुछ और लालच भाजपा के लोगों के द्वारा दिया गया उनको। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप में मजबूत स्तंभ के साथ आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो स्थितियां, परिस्थितियां समय के हिसाब से आती है और जाती चली जाती है, लेकिन रावत जी की सरकार फिर बरकरार रही और न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। सर, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है ऋषिकेश विधानसभा है, और ऋषिकेश विधानसभा में आपने जिस प्रकार का संघर्ष किया है राजनीतिक क्षेत्र को लेकर, क्या लगता है सर आपके सामने ऋषिकेश सबसे बड़ी चुनौती ऋषिकेश के आगे क्या है, और आप इसको जो विकास का मॉडल देना चाहते थे या जो आप देने की मूड में है उसको लेकर, क्योंकि ऋषिकेश की जनता आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इस समर में उतरते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि आप ऋषिकेश को किस मॉडल में देखना चाहते हैं सर? देखिए, ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रथम द्वार है। आप अगर पौराणिक में जाएंगे तो ऋषिकेश से ही चारधाम यात्रा की पैदल यात्रा, जब पैदल रोडें नहीं होती थी तो ऋषिकेश से शुरू होती है। यहीं से बाबा काली कमली की धर्मशालाएं, दमाइन जो धर्मशालाएं शुरू होती थी, बाकी उसके बाद चट्टियां शुरू होती थी इनकी, जहाँ पर अन्य क्षेत्र भी होते थे, जहाँ लोग यात्री लोग आधार होते थे, रुकने का आधार होते थे। तो ऋषिकेश अपने आप में एक पौराणिक स्थल है, लेकिन ऋषिकेश को जिस तरह से नाम मिलना चाहिए था, जिस तरह से ऋषिकेश के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए था, मुझे लगता नहीं कि इतने वर्षों में कोई भी ऐसा कोई विकास हुआ। आप अगर जो भी चीजें आज भी, जो मील का पत्थर है ऋषिकेश के अंदर, चाहे वो त्रिवेणी घाट का कायाकल्प हो, वो बिरला जी के माध्यम से आदरणीय ब्रह्मदत्त जी ने करवाया था। उसके बाद मेरिन ड्राइव का काम हो, कांग्रेस सरकार के नारायण दत्त तिवारी जी ने करवाया था। जितने भी घाटों का निर्माण उस समय का हुआ है, उसमें केवल और केवल अब ये सरकारें रिपेयरिंग करने का काम कर रही हैं, उसके अलावा कोई उससे बढ़ के काम करने का काम नहीं कर रही। दूसरा सबसे बड़ा ऋषिकेश का जो बदनुमा दाग है वो ट्रेचिंग ग्राउंड है, जो डंपिंग ग्राउंड है, वो बिल्कुल नदी के 100 मीटर की दूरी से भी कम दूरी पर है, और उसमें तमाम नेता आते हैं, वादे करते हैं कि मैं बन गया तो मैं ऐसा हटा दूंगा, मेरे को बना दोगे तो मैं हटा दूंगा। आज स्थितियां ये थी कि जब हटने की स्थिति में आया तो भाजपा के मेयर और मंत्री की लड़ाई की वजह से उसको 2 साल पीछे जाना पड़ा, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट होता, कहीं ना कहीं ऐसी जगह बन जाता, तो आज की डेट में यहाँ पर कूड़े का ढेर ना होता। आज वहां से बगल से निकलना बड़ा दूभर है। आज डिग्री कॉलेज की स्थिति बड़ी दयनीय है, एकमात्र डिग्री कॉलेज ऋषिकेश के अंदर है, जबकि पिछली बार निशंक जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊंगा श्यामपुर क्षेत्र में। कहाँ गया वो डिग्री कॉलेज? आज तटबंधों की स्थितियां देख लीजिए, तमाम क्षेत्र आज भी जो वर्षों तक बाढ़ के ग्रस्त होते थे, आज भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आ रहे हैं, तमाम क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे रोडों की, आंतरिक रोडों की स्थिति, जो आप आंतरिक रोडों की बात करें, आंतरिक रोडों की स्थिति देख लीजिए आप, 1 महीने बनती है, दूसरे तीसरे महीने फिर टूट जाती है। सर, इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं सर आप? ये जो आप जो मुद्दे बता रहे हैं, बिल्कुल जो सत्ता में जो विधायक रहे हैं, जो सरकार में है इस समय, कहीं ना कहीं दोषी तो है। जो मान लीजिए मैं आपको इस क्षेत्र का विधायक बना देता है, इस क्षेत्र का मेयर बना देता है, और आप काम नहीं करेंगे, तो आप दोषी कोई पड़ोसी वाले को थोड़ी देंगे। दोषी तो आप होंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपको जनता ने चुन के भेजा है कि आपको जनता की जल जंगल और जमीन और साथ साथ सड़क की सुविधाएं, बिजली पानी की सुविधाओं को सुरक्षित करके रखना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत में कमी है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं विकट है कि आप नहीं करवा पा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि रमोला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां किसी संस्थान में लगभग 98 से ज्यादा युवाओं को रोजगार से हटा दिया था, और उन लोगों को रोजगार से हटाने के बाद सबसे पहले जो आंदोलन किया है रमोला जी ने किया है। सर, आप जो मुद्दे हमें बता रहे हैं कि सड़क की ये स्थिति है, या ऋषिकेश जो हब बनना चाहिए था विकास को लेकर वो नहीं बन पाया, सर विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में। लेकिन वर्तमान में जो विपक्ष का स्वरूप है, आप देख पा रहे हैं विपक्ष अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है। इस पक्ष न रखने के पीछे आप क्या मानते हैं सर कि क्यों? नहीं, देखिए, विपक्ष बहुत जोरों शोरों से पक्ष रखा है, लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आप देख लीजिए, आप मीडिया से ही हैं, मीडिया कितने मुद्दे उठा रहा है। अगर मुद्दे उठाने चाहिए, जो विपक्ष मुद्दे उठाता है, उसको एक हेडलाइन में निकाल के चले जाते हैं,
और हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व पिछले 2 सालों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, विपक्ष के आंदोलन लगातार चल रहे हैं। उससे पूर्व में हमारे अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी रहे, उनके कार्यकाल में रहे, प्रीतम सिंह जी रहे, उनके नेतृत्व में तमाम मुद्दों में हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। और साथ साथ ऐसा नहीं है, जहां पर जब भी कमियां दिखाई दी, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो चाहे ऋषिकेश की बात हो, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस हमेशा अग्रणी खड़ी रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड का हो तो ऋषिकेश से ही बिगुल उठा था। भूख हड़ताल से लेकर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन अगर कहीं हुआ पूरे प्रदेश के अंदर तो ऋषिकेश के अंदर हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाला जो हुआ, जिसमें लोगों को बैकडोर से एंट्री कराई गई, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को एंट्री कराई गई, अगर उसका कहीं बिगुल बजा तो ऋषिकेश से कांग्रेस के लोगों ने जब उठाया तो पूरे प्रदेश के अंदर आवाज गई। तो उसके बाद उनको सबको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो चौथा स्तंभ है, थोड़ा सा उसको भी एक चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हुए विपक्ष का जो प्रोटेस्ट है, विपक्ष का जो विरोध है, उसको भी प्रत्यक्ष रूप से और दिखाना चाहिए। हमारी 5 लोकसभा सीट है और कहीं ना वो पंचरत्न कौन होंगे सर, क्योंकि 5 विधानसभा सीट कहीं ना कहीं एक बयार चलती है सर पार्टी में कि इनको चुनाव वो दिया जाएगा, पार्टी द्वारा इनको प्रत्याशी चुना जाएगा। कहीं ना कहीं सर एक सियासी गलियारे में ये बयार तो कहीं ना कहीं चल रही है। हमारे यहाँ 5 नहीं, कई रत्न है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, और 5 लोकसभा के जो प्रत्याशी बनेंगे, अभी हमारे जो रणनीतियां तैयार करने के लिए प्रभारी बना दिए गए हैं, 5 लोकसभा के प्रभारी बना दिए गए हैं, और 5 लोकसभा में वो जा रहे हैं, वहां पर जाकर अपना लोगों से रूबरू भी हो रहे, लोगों से उनके विचार भी ले रहे हैं, और उसमें जो तय होगा, हर लोकसभा में 4-4, 5-5 से ज्यादा प्रत्याशी हमारे बीच में है। सर वो नाम थोड़ा हमारे दर्शक जानना नहीं, देखिए जैसे हरिद्वार में हरीश रावत जी भी दावेदार हैं, हरिद्वार में हरक सिंह रावत जी भी दावेदार है, हरिद्वार में करण मेहरा जी भी दावेदार है, हरिद्वार में हमारे बहुत सारे युवा साथी लोग जो हैं वो भी दावेदार हैं। उसी प्रकार पौड़ी में मनीष खंडूरी जी पूर्व में दावेदार रहे, उनके अलावा और भी बहुत सारे दावेदार उसमें हैं जो उसमें दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा के लिए। वरिष्ठ विधायक लोग भी हैं, पूर्व विधायक लोग भी हैं। उसी प्रकार टिहरी में भी प्रीतम सिंह जी रहे, उसके बाद और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं। सूरवीर सिंह सजवान जी भी दावेदारी हरिद्वार और ऋषिकेश की दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर वहां यशपाल आर्य जी, प्रदीप टमटा जी और तमाम और लोग अल्मोड़ा वाली सीट पे हैं, नैनीताल सीट पे और लोग दावेदार हैं। तो नैनीताल सीट पे प्रकाश जोशी जी। और सबसे चुनौतीपूर्ण सीट आप कौन सी मानते हैं? आप जिस प्रकार से देखते हैं सबसे चुनौतीपूर्ण आपकी पार्टी के लिए क्या लगता है सर? मेरी बात सुनिए, देखिए जिस प्रकार केंद्र सरकार का रवैया चल रहा है, जिस प्रकार केंद्र सरकार आज महंगाई को रोकने में पिछड़ गई है, महिलाओं को सुरक्षा देने में पिछड़ गई है प्रदेश के अंदर। आज जगह जगह जिस तरह से जो सरकार ये कह के आई थी कि ये शराब बिकवाने वाली सरकार, आज सरकार ने जगह जगह छोटे छोटे स्टोरों खोलने का जो काम शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी 5 की 5 सीटों में उत्तराखंड की जनता का मन बदल रहा है कि इस बार परिवर्तन किया जाएगा, कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। सर क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष हर पार्टी अपने को दूध का धुआं साबित करने पे लगी है। जैसे आप जानते हैं सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो विपक्ष कह रहा है कि हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में जनता किसको दूध का धुआं माने, किसको? आप जानती हैं जनता के सामने ये दोराहा खड़ा हो जाता है कि आखिर में सही और गलत कौन है। नहीं, तो आप देखिए, ये पूरा का पूरा वाक्य जनता के बीच में रखने के लिए आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान चाहिए। हम सब लोगों को, राजनीतिक लोगों को और जनता के लोगों को भी, कि जो सरकार आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात पूर्व में 2014 से करती है, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या उन्होंने 2 लाख रोजगार भी दिया प्रतिवर्ष? कुछ नहीं दिया, 0। और यूके एसएससी और यूके ट्रिपल एससी को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बीच में जो आपने देखा, जो प्रकरण आया था, एक को बदलकर दूसरे को दिया, दूसरे को बदलकर फिर पहले वाले को दे दिया, और बीच में एसटीएफ को वो सौंपी गई, कमान सौंपी गई। इसको आप किस रूप में? आप देखिए, जितने भी नकल कराने वाले लोग थे वो सारे भाजपा के नेता थे। जितने भी घोटालों में आए सारे भाजपा के नेताओं का नाम आया।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो बच्चों के भविष्य की परीक्षाएं थी उसको भी असमंजस में डालकर उनको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर खाने बेचने का जो काम इन्होंने शुरू किया। जो पेपर लीक प्रकरण हुए, इनके नेता निकले, आज उनसे पूछो नेता कहां सब जमानत लेके घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने जो इतनी बड़ी बड़ी विपक्ष इन मुद्दों को क्यों नहीं विपक्ष ने हरिद्वार में भी कार्यालय घेरने का काम किया, यहाँ भी देहरादून में भी घेरने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के माध्यम से किया गया और विपक्ष ने सत्र में भी इस बात को उठाने का काम बड़ी तत्परता से करने का काम किया यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में विपक्ष की आवाज को जो दबाने का काम किया जा रहा है वो आप केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो एक जो इनकी रणनीति इस तरह की चल रही है, जो हिटलर शाही चल रही है, ये अपने आप में आने वाले राजनीतिक भविष्य को शर्मसार भी करता है और बड़ा परेशान भी करता है। सर, यूकेडी और निर्दलीय को आप किस रूप में देखते हैं उत्तराखंड में? अभी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक निर्दलीय नेता का एक जो दबाव पूरे उत्तराखंड की राजनीति पे है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि एक मसीही के रूप में लोग उनको देख रहे हैं। अब वो किस सीट से क्या लड़ेंगे वो तो समय की गोद में है, लेकिन निर्दलीय और यूकेडी को आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, यूकेडी का जब समय था, यूकेडी ने उस समय चुनाव का बहिष्कार किया और यूकेडी में वो जो असली लोग थे यूकेडी के अंदर, जो उत्तराखंड क्रांति दल जब रखा गया था उत्तराखंड आंदोलन के समय में उस दल को बनाया गया था, वो लोग आज वो लोग उससे दूर हट चुके हैं, वो लोग दूर जा चुके हैं। तो अब केवल और केवल मलाई खाने वाले लोग उसमें मुझे लगता है रह गए हैं और उनका भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनकी आपसी लड़ाई इतनी है, कभी वो कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं, कभी सिंबल उनका सीज हो जाता है, तो अपने आप ही पहले वो अपनी लड़ाई से बाहर निकल जाए फिर जा गए। बाकी रही निर्दल की, तो निर्दलियों में भी ऐसा कुछ नहीं है, पार्टियां राष्ट्रीय दल होते हैं। निर्दलियों में आप एक दिन के लिए आए, कुछ हल्ला गुल्ला करके हल्ला करके चले जाए, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। आप धरातल पर लंबे काम कर सके, आप धरातल पर ऐसा इस रोड मैप ऐसा तैयार करके थे, आज तक हमने कोई रोड मैप तैयार नहीं देखा। केवल हो हल्ला करना से किसी का काम करने से नहीं होता। हम ये कहते हैं आप अगर किसी चुनाव में आ रहे हैं या कोई निर्दलीय भी कोई चुनाव में आता है या कोई निर्दलीय अपना रोड मैप तैयार करता है, वो जनता के सामने अपना रोड मैप रखे ताकि दलों से हटकर उसकी ओर जाए तो पता चले, लेकिन रोड मैप तैयार नहीं है, उस केवल हो हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। सर, एक छोटा सा शहर है ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एक स्थान आता है गुमानी वाला, आप जानते हैं, वहाँ टीचिंग ग्राउंड को लेकर वहां के लोगों ने काफी संघर्ष किया है। सर, आप देख रहे हैं कि वहां पे जो टीचिंग ग्राउंड बन रहा है उसको लेकर विपक्ष ने क्या अपना मुद्दा रखा है या अपनी बात रखी या उन लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए? सर, आप देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात वो ट्रेचिंग ग्राउंड है ही नहीं, ठीक है जी, ये डंपिंग ग्राउंड है। वो एक प्लांट लग रहा है, उसको कंपार्टमेंट प्लांट, जो उसको रिसाइकिल करने का प्लांट लगाया जा रहा है, और सरकार केंद्र में भी इनकी है, प्रदेश में भी इनकी है, और नगर निगम में भी इनकी है, विधानसभा में भी इनकी है। सारी सरकार के लोग इनके बैठे हुए हैं, सांसद इनके, विधायक इनके, मेयर इनके, पार्षद इनके, उस जगह के। क्या इतना सा काम नहीं कर सकते थे? ये 2 साल तक, लगभग 1.5 से 2 साल तक लोग धरने पर बैठे रहे, और बैठे नहीं, बैठाए गए कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के कुछ लोगों की जनभावनाओं को का खिलवाड़ करते हुए उनको बिठाया गया, जबकि बिठाने वाले कौन है? जिनकी सरकार है। आप देख उनको जो इतने दिनों तक बिठाया, क्या इनका ये फर्ज था? अगर आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जब उसका विरोध हुआ उस प्रोजेक्ट का, तो हम भी उस मीटिंग में थे, सब लोगों को बुलाया गया कि भाई इसमें इस तरह से, यहां पर हम इस तरह से इसका प्लान कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा इसको इतने किलोमीटर दूर थोड़ा सा आप ले जाइए। क्या जब सरकार सारी आपकी थी तो उसके दूर ले जाते? आज की डेट में तैयार हो जाता, यहां से भी निजात मिलता था, वहां के लोग भी परेशान नहीं होते। आज वहां के लोग भी परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई नेता जाके अपना गला साफ कर रहा है, कभी कोई नेता जाके अपना गला साफ कर रहा है, और जो जिस विभाग के मंत्री हैं वो उन्हीं के लोग उनकी तो जय जयकार कर रहे हैं, और अपनी मेयर की मुर्दाबाद कर रहे हैं, मेयर का पुतला भोग रहे हैं, एमएनए का पुतला, लेकिन उस विभाग के मंत्री जिसके हाथ में सब कुछ है उसकी जय जयकार कर रहे हैं। मैं कहता हूं जय जयकार करिए, लेकिन पहले अपना काम तो कंप्लीट करवा दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो आज कंपनी काम कर रही है, आप ये कह दें कि हमने नहीं करवाया, जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी के खर्चे पे जर्मनी कौन गया पत्नी के साथ में एमएनए को लेकर? वही प्लांट देखने के लिए किस तरह का प्लांट लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सब एक खेल था, जो आंदोलन बनाया गया था, ये लोगों की जनभावना को खेलते हुए, उन सब लोगों को जिनको पता नहीं था कि आपस में खेल खेल रहे हैं, ये इनको इस्तेमाल करके खेल खेला गया और फिर घुमा फिरा के वहीं का वहीं खड़ा कर दिया गया लाके। जबकि ये तय था कि इसको आगे ले जाने का काम किया जाएगा। फलाने जी ने कह दिया कि आगे ले जाया जाएगा, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया आगे ले जाया जाएगा, लेकिन ये नहीं मान। आज तो ना मेयर है, सिर्फ आप ही हैं, आप करवा दीजिए ठीक करें, कोई विरोध नहीं है, आप करवा दीजिए, सब कुछ ठीक करें, हम भी जय जयकार करेंगे। लेकिन भैया केवल जनता को गुमराह करने का काम करेंगे तो ये अपने आप में गलत है। और सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की अगर एक आबादी से हटाकर दूसरी आबादी क्षेत्र में डालते तो कहीं ना कहीं एक के साथ न्याय करने के चक्कर में अब औरों के साथ न्याय करने का काम ना करें। सर आप योगी जी से ज्यादा खुश हैं या मोदी जी से? क्योंकि एक अपना एक मत होता है सर, कहीं ना कहीं आप देखें, जो अच्छे काम करते हैं उसको बिल्कुल उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि मोदी जी ने सिर्फ जुमले किए हैं। मोदी ने कहा 15 लाख वापस आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। एक दिन भी अगर वो असली उत्तराखंड का जो बेटा होगा, वो एक दिन भी अगर मोदी जी ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए, उत्तराखंड के बेटे कमलेश के लिए, अग्निवीर योजना के लिए जो जिसने सुसाइड कर लिया था, उनके लिए एक शब्द कहा हो अपने शब्दों में, तो हम मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी ने ना अंकिता के लिए कभी कहा, क्योंकि उनके खुद के नेता उसमें सम्मिलित होने का अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों की जन भावनाएं जिस तरह से मोदी जी के साथ रही, उनको पांचों की पांचों सीट जीत कर दी, उस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की जन भावना को के अनुरूप कार्य नहीं किया। यहाँ के लोगों की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने का काम नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने उस तरह का काम उत्तराखंड के पक्ष में नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। आज सर अगर आपको दोबारा पार्टी विधानसभा का आपको प्रत्याशी घोषित करते हैं या आपको इस चुनाव में लड़ाते हैं विधानसभा को लेकर, तो आप ऋषिकेश को सर सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे सर? देखिए, मैंने पहले पूर्व में भी कहा था, ऋषिकेश में अभी मैंने आपको बताया भी था, ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। आज पहाड़ से अगर पलायन करता आता है तो सबसे पहले ऋषिकेश में होता है, और ऋषिकेश में आज भी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। पहले तो डालवाला के आसपास इंडस्ट्रियां होती थी, आदमी बेरोजगार भी होता था, लोकल भी अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए कभी एरिजोना फैक्ट्री में काम कर लेता था, जजी गिलास में काम कर लेता था। लेकिन आज ये जितने भी कल कारखाने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे, सब बंद हो गए। तो जो पलायन करके आ रहा है, पहले तो पहाड़ से पलायन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने पलायन आयोग बनाया, उनका अध्यक्ष ही पलायन कर गया, जो बीजेपी ने बनाया था पलायन आयोग, उसका अध्यक्ष ही पलायन कर गया। तो ऋषिकेश के अंदर ऐसा रोजगार की सुविधा ऐसी उपलब्ध हो कि अगर मान लो पहाड़ का व्यक्ति आ भी गया, और कम से कम ऋषिकेश का व्यक्ति कम से कम यहां से जाके दूसरे प्रदेशों में जाकर दर दर की ठोकरें ना, नौकरी के दर की ठोकरें ना खाए। दूसरा, आज हमारे यहाँ सरकारी एक डिग्री कॉलेज एक है, दूसरे डिग्री कॉलेज की डिमांड है, लेकिन डिग्री कॉलेज के लिए सरकार बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी है। आपका त्रिवेणी घाट में जब पानी दूर चले जाता है तो आचमन लेने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, गंदे पानी तक रुकना पड़ता है। आज भी अगर आप 3 बार की मैनिफेस्टो उठाएंगे बीजेपी का विधानसभा का, तो हर बार ये लिखा है कि नदी को स्वच्छ नहीं, नदी को तट तक लाने का काम हम चेक डैम के माध्यम से करेंगे। आज भी वही की जस की तस स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था है हमारी गंगा की आस्था, जो लोग सुबह सुबह 4 बजे बुजुर्ग महिलाएं जाती हैं, उनको जब स्नान के लिए दिक्कतें होती है, तो वो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर सबसे पहले हो तो नदी, गंगा नदी को, मां गंगा को घाट तक लाए, ताकि आचमन आसानी से लिया जा सके, स्नान आसानी से किया जा सके। ये अपने आप में एक मुद्दा है। सर एक प्रश्न ये भी कि रावत जी की जब सरकार रही, हरीश रावत जी की, उनका कोई ना कोई ऐसा मॉडल रहा होगा जिसको प्रदेश ने स्वीकार किया है। आप ऐसा उनका ऐसा कौन सा काम देखते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ हो? देखिए, मैं पहले वाले सवाल पे आता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। और रहा युवाओं का, आज एम्स ऋषिकेश में है, और एकमात्र संस्थान ऐसा, आईडीपीएल बंद हो गया, आईडीपीएल का पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रही, क्या जा रही, किस तरह। आज हमारा जो युवा बेरोजगार है, एम्स में टेम्परेरी जॉब करता है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी सरकार को भी बनानी चाहिए, हम उसमें भी, कि जिसमें स्थानीय लोगों का को प्रेफरेंस मिले, स्थानीय लोगों को उसकी डिग्री के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्रेफरेंस मिले, ताकि उसको रोजगार के लिए दूसरी जगह न जाना। दूसरा सवाल आपका हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने अपनी सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई। इंटर पास करने के बाद जो बच्चों को 25,000 रुपए मिलते थे, वो इन्होंने सरकार ने बंद कर दिया।
इंटर पास करते ही। दूसरा, हरीश रावत जी ने जो हमारे पहाड़ के प्रोडक्ट थे उनको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया, लेकिन आज सरकार ने उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जितने भी प्रोजेक्ट इस तरह के रहे जिसमें उत्तराखंड और उत्तराखंडियत झलक रही थी, उसको सरकार ने बंद करने का काम किया, क्योंकि वो हरीश रावत जी कह रहे थे। तो हरीश रावत जी के काम, जिस तरह से एनडी तिवारी जी ने उस समय काम के मील का पत्थर साबित है, उस तरह हरीश रावत जी के उन कामों को भी इन सरकार को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बची रहे और उत्तराखंड के प्रोडक्ट भी चलते रहे। वर्तमान सरकार से आप कितने खुश हैं सर? प्रदेश की जो सरकार है उससे आप कितना खुश हैं और कितना ना खुश हैं? प्रदेश की सरकार की स्थिति मैं आपसे पूछ लूंगा सवाल, आप कितने खुश हैं? आप युवा भी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है, और उससे पूर्व नौकरी के लिए भी इधर उधर गए होंगे या नौकरी की होगी। आज स्थिति देख लीजिए, रोजगार की स्थिति क्या है, आज स्थिति देख लीजिए, महंगाई की स्थिति कहाँ है। और केवल इवेंट में ये सरकार लगी है। प्रदेश में आज भी पलायन ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। पलायन रोक दें, पलायन आयोग बनाएगा ना, पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग अध्यक्ष पौड़ी में बना, कुछ समय बाद उन्होंने खुद पलायन कर लिया, उन्होंने देहरादून में अपना कार्यालय खोल लिया। तो आज स्थिति आप देख लीजिए कि अभी हेलीकॉप्टरों की कितनी मारामारी रही, जब चारधाम में यात्रा का बड़ा तांता लगा रहा, तो व्यवस्थाएं जीरो हो गई थी। तो सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। यात्री आना चाहता है उत्तराखंड के अंदर, यात्री उत्तराखंड को राजस्व देना चाहता है, लेकिन सरकार उसको बना नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही है, सरकार उसको मैनेज नहीं कर पा रही है अपने स्तर से। G20 में देख लीजिए कितना पैसे की बंदरबाट हुई। आज जो बोर्ड लगाए गए थे, उन बोर्डों की हालत देख लीजिए, लाखों लाखों करोड़ रुपए उसमें लगाए गए, लेकिन परिस्थितियां देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग और जो इस तरह के काम जो होने चाहिए धरातल पर, वो काम करने में असमर्थ हुई सरकार, और गिने चुने लोग इस सरकार को चला रहे हैं। बहुत सारे मंत्री तो बेचारे किनारे बैठकर अपने आप को बड़ा ऐसा सा महसूस कर रहे हैं। मुझे जो लगता है, देखने पे लगता है कि केवल 2 या 3 लोग ही पूरी सरकार में हस्तक्षेप है, बाकी तो सब नील बटा सन्नाटा। दोस्तों, आपने देखा रमोला जी ने अपने विषय रखे, अपनी मांग रखी, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक विकास को लेकर एक मॉडल है, उसकी दिशा निर्देश आपने देखा, और कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रत्याशी है जो अभी जिनको लोग अपना स्थानीय विधायक के रूप में मानते हैं, और आप लोगों के मुद्दों को कहीं ना कहीं शासन के सामने ले जाने का भी काम करते हैं। दोस्तों, मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद।